देखा इससे पहले हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये पता चला हम लोगों को कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या पता चला कि जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये इतना पता हो जाने के बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए। ठीक है, तो बस हम लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट पढ़ें, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, उसको अभी हम थोड़ी देर में समझा दे रहे हैं, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर वेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बात हो रही है, हेडिंग को अभी छोड़ दीजिए, हेडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, पहले नंबर पे क्वालिटेटिव, सेकंड नंबर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इतना करने के बाद अगला पॉइंट क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला पता लग जाए तो हमें फिर क्या करना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये पता करना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग जाए तो क्या पता होना चाहिए? फिर पता होना चाहिए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये पता होना चाहिए। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला पता हो जाने के बाद फिर आती है रिएक्शंस की बारी। ठीक है, तो वो जो है वो एक अगला टॉपिक है। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। देखो यहाँ पर बुक्स में प्यूरिफिकेशन मेथड भी दिया हुआ है, क्योंकि सिलेबस में प्यूरिफिकेशन मेथड पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस प्यूरिफिकेशन मेथड यहाँ पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत ही आसान मेथड है, टेक्निकल मेथड है, लैब में यूज़ होता है, इसलिए प्यूरिफिकेशन मेथड अभी यहाँ पर हम पढ़ा नहीं रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने में जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? स्टेप फर्स्ट कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का परसेंटेज, ये तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले ही मिल चुका। ठीक, दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप ये आता है परसेंटेज इज सपोज्ड टू बी इन ग्राम यूनिट। वैसे मान लो 60% दिया है तो इसको हम मान लें 60 ग्राम। ठीक है, इसका भार हो गया। बात समझ आ रही है ना? तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होता है कि अब आप क्या करने चल रहे हो? अब उसका आप रेशियो निकालने चल रहे हो, और रेशियो निकालने के लिए क्या सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा? फाइंड द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ठीक, कैसे पता चलेगा? एटम का रिलेटिव नंबर पता चलेगा उसका परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, रिलेटिव नंबर इक्वल टू लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इतना हो जाने के बाद जो भी कुछ आंसर आता है एक्स वाई जेड जो भी आता है, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? सिंपल रेशियो निकाल लेना है। सिंपल रेशियो कैसे निकलेगा? सिंपल रेशियो निकलेगा कि सपोज करो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, तो इसका रिलेटिव नंबर आ रहा है 1, इसका रिलेटिव नंबर आ रहा है 2, इसका रिलेटिव नंबर आ रहा है 0.5। तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 0.5। तो 0.5 से ही सभी को डिवाइड कर दिया जाए। जब सबको डिवाइड आप कर देंगे तो जो आएगा दैट इज़ सिंपल रेशियो। वही क्या होगा? सिंपल रेशियो हो जाएगा, सरल अनुपात हो जाएगा। और सरल अनुपात अगर होल नंबर में आ रहा है तो दैट इज आल्सो नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर में नहीं आ रहा है तो वो छोटी से छोटी संख्या जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को यानी तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा। चलिए एक इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है
जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, कार्बन 58.18%, हाइड्रोजन 13.04 और ऑक्सीजन 34.78% है। तो ये क्या दिया हुआ है, स्टेप फर्स्ट में परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का परसेंटेज। तो एलिमेंट का अगर परसेंटेज दिया हो तो उसे ग्राम में लिख लिया जाए। ग्राम में लिख ले कितना, 58.18 ग्राम, 13.04 ग्राम और 34.78 ग्राम। वैसे अगर समझ में आ रहा हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है हम लोगों को, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालना है, परसेंटेज या ग्राम डिवाइडेड बाई देयर एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, यानी 58.18 डिवाइडेड बाई 12, 10, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 4.8। फिर 13.04 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 13.04 पूरा हो जाएगा। और ये 34.78 डिवाइड बाई कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, डिवाइड करो 2, ठीक है 7 लगभग। तो ये इतना आएगा। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब आप जानते हो इसे क्या करना है, सिंपल रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो निकाल दिया जाए। सिंपल रेशियो निकालने के लिए हमने बताया क्या करना है आपको, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी, ये वाली, इससे सभी को डिवाइड कर दिया जाए। तो 4.8 डिवाइड बाई 2.17, 13.04 डिवाइडेड बाई 2.17 और 2.17 डिवाइड बाई 2.17। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं C2H6O, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब इसी से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकालें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n, और n कैसे निकलेगा, n इज मॉलिक्यूलर मास। देखो यही पॉइंट आ गया ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकाली जा सकती है। सपोज करो कि अगर मान लो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी होती, वाष्प घनत्व दिया होता, वेपर डेंसिटी दी हुई है, अगर वेपर डेंसिटी 23, ठीक है, सॉरी 23, तो 23 अगर दिए तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा 23 इंटू 2 इंटू 23 कितना, 46, है ना। तो अगर 46 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 46। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखना होगा, 24 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 6, ये भी आ गया 46। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही एम्पिरिकल फार्मूला, यानी यही एम्पिरिकल फार्मूला भी, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। अब जो मेन टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट भी है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करना है। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से, पहला मेथड होता है फिजिकल और दूसरा है केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड जो होता है उसमें बाय द फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने का प्रयास करते हैं, और केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं और मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी आगे। चलिए, तो अगली हेडिंग क्या है हमारी, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ
मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है। तो हमने पहले बोला दो मेथड हैं, एक फिजिकल मेथड हो गया, ठीक, और दूसरा मेथड जो है आपका कौन सा है, केमिकल मेथड। कैसा मेथड है, केमिकल मेथड। ठीक, फर्स्ट सेकंड। देखिए फिजिकल मेथड भौतिक विधि में आप ये मान चलिए कि आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वेपोराइजेबल है यानी वाष्पित हो सकता है, और दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाष्पित हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कपूर को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सब्लिमेट होगा यानी वेपोराइज हो जाएगा। जबकि इसकी जगह पे अगर सुक्रोज को हीट किया जाए तो वेपोराइज नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पे फिजिकल मेथड दो पार्ट में डिवाइड किया गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेपोराइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेपोराइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, और दूसरा मेथड हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वेपोराइजेबल, ठीक है, नॉन वेपोराइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये दो तरह के मेथड हो गए। अब इन दोनों मेथड को पहले देख लिया जाए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला मेथड जो है वेपोराइजेबल वाला, वेपोराइजेबल मेथड जो है इसमें हम लोग को दो मेथड्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक पहला है विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड, और दूसरा मेथड है हाफमान मेथड, हाफमान मेथड। विक्टर मेयर मेथड और हाफमान मेथड, देखिए दोनों मेथड का बेसिक जो है वो सेम है। निकाला कैसे जाएगा, ये एकदम एक ही जैसा है, लेकिन दोनों मेथड में जो कंपाउंड यूज़ होंगे वो कंपाउंड अलग अलग तरह के हैं। कैसे, देखिए एक जो पहला मेथड हमारा विक्टर मेयर मेथड है, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंपाउंड आप लेते हो उस कंपाउंड को आप हीट करते हो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट पर हीट होने पर वो बॉयल होता है और वेपोराइज होने लगता है। वेपोराइज होके वो एक गैस चैम्बर में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से जितनी एयर को डिस्प्लेस करता है उस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही वॉल्यूम जो होता है PV = nRT पर पुट करके हम लोग वॉल्यूम की थ्रू मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। PV = nRT लिखा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। भाई देखो हमने क्या लिखा, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, पढ़ा है आपने। तो n कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो लिख सकते हो ना PV, या ऐसे लिख लो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इंटू R इंटू T अपॉन P इंटू V। V आपने वहाँ से कैलकुलेट ही कर लिया। प्रेशर आपको पता ही है, बैरोमीटर से नाप लेंगे। आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर आपको पता हो जाएगा थर्मामीटर से, वेट आपने लिया ही हुआ है कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरह से करके एक्सपेरिमेंटली हम लोग उस वेपोराइजेबल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं विक्टर मेयर मेथड से। तो हाफमैन मेथड की क्या ज़रूरत थी, हाफमैन मेथड की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने लगते हैं या उससे पहले ही डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे कंपाउंड के लिए बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसका क्या करना है, वेपोराइजेशन करना है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, उनका वेपोराइजेशन किया जाता है। तो वहाँ पर हाफमान मेथड में क्या किया गया, वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किया गया, उनका वेपोराइजेशन किया गया। इतना ही डिफरेंस है विक्टर मेयर और हाफमान में, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट यही आप समझ सकते हैं कि दोनों को आप आराम से निकाल सकते हो PV = nRT से, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, विक्टर मेयर मेथड में जो कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर भी नहीं होने वाला। ठीक, और जो दूसरा मेथड है हाफमान मेथड, हाफमान मेथड में जो कंपाउंड है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो जब वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो जब डिसोसिएट हो गया तो कंपाउंड ही खत्म हो गया और फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पॉसिबल
नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए हाफमान मेथड में आप वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं और वहाँ पर हाफमान मेथड की वजह में वैक्यूम डिस्टिलेशन की वजह से क्या होता है, वो आराम से वेपराइज हो पाता है और डिसोसिएट नहीं होता और मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। सेम प्रोसेस होती है कि जो वेपर होती है फिर से क्या करती है, एयर को डिस्प्लेस कर देती है, और एयर को डिस्प्लेस कर देती है तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया सकता है, जो गैस है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, वैल्यू ला के पुट कर दी, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो ये फिगर आपको दिख रहा है विक्टर मेयर मेथड का, विक्टर मेयर मेथड में आप देखो तो यहाँ पर आपने शुरुआत में जो वॉल्यूम लिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, इसका वेट आप मान लीजिए W ग्राम। ठीक है, लेट अस सपोज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ वेपोराइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ वेपोराइजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम। ठीक है, आपने कैपिटल W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, इसको आपने विक्टर मेयर बॉटल में प्लेस किया। किस में प्लेस कर दिया, विक्टर मेयर बॉटल में प्लेस कर दिया। जब विक्टर मेयर बॉटल में इसको आपने प्लेस किया तो क्या हुआ, सॉरी हाफमान बॉटल में, ठीक है, किस बॉटल में, हाफमान बॉटल में आपने इसको प्लेस किया हुआ है, और उसके बाद ग्लास वूल चैम्बर में रख दिया। वो जो चैम्बर है वो विक्टर मेयर ट्यूब है, आप अगर फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो वहाँ पर विक्टर मेयर ट्यूब आपको दिख रही होगी। ठीक है, और नीचे वाटर लिया गया है और उसको धीरे धीरे हीट करना शुरू किया गया। बगल से आप देखिए विक्टर मेयर ट्यूब के साथ एक पासिंग ट्यूब लगी हुई है जो एक ग्रेजुएटेड ट्यूब में जा रही है। ग्रेजुएटेड ट्यूब क्या होती है, ग्रेजुएटेड ट्यूब वो ट्यूब होती है जिसमें क्या किया जा सकता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम नापा सकता है। क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और वो साइड में लिखा होता है। ठीक है, मीटर स्केल उसकी बगल में देख रहे होगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर, जिसमें भी दिया होगा वो ग्रेजुएटेड ट्यूब आपका जैसा भी होगा, तो वहाँ पर वो ग्रेजुएटेड ट्यूब में वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। तो क्या होता है, जब ये वेपर जो है वो यहाँ से बनता है, किससे, फ्लास्क से उठता है विक्टर मेयर ट्यूब से, तो वो जाता है किसमें, इस गैस चैम्बर में जाता है। तो गैस चैम्बर में जो पहले से एयर रहती है उसको डिस्प्लेस करता है, तो उसको डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह पर वो खुद पहुंच जाता है। तो ये जो वाटर का लेवल है ये दबता है या ऊपर की तरफ उठता है, तो वही जो चेंज आता है उसी से हम क्लियर करते हैं कि हाँ ये इतना वॉल्यूम गैस का आके प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से विक्टर मेयर मेथड में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और सेम प्रोसेस हाफमान मेथड के लिए भी होती है। तो हाफमान मेथड में भी क्या होता है कि जहाँ पर आपने फ्लास्क देखा हुआ है, फ्लास्क में बगल में गैस चैम्बर के साथ वैक्यूम ट्यूब जोड़ दी जाती है, तो वहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है और उसका जो प्रेशर होता है वो घट जाता है और का जो आपका कंपाउंड होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है। भाई सीधी सी बात है कि आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो जब अगर वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर दे रहे हैं, बाहर नहीं कम किया हमने, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, फ्लास्क के अंदर हमने उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देंगे तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो पहले ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, हम क्या करते हैं कि अगर उसके अंदर 0.1 ATM कर देते हैं, तो आप जाहिर सी बात समझ रहे हो ना कितना डिफरेंस आ गया। तो आराम से वो वेपर प्रेशर पर, बहुत कम वेपर प्रेशर पर क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होगा, वेपराइज हो जाएगा और डिसोसिएट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। यही क्या है, इसका प्रिंसिपल है आपका, किसका, वैक्यूम डिस्टिलेशन का। ठीक, तो वहाँ पर हाफमान मेथड में यही यूज़ किया गया और सेम प्रिंसिपल से आपने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर वेट निकालना अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, एक फिजिकल मेथड था। ठीक, अब आ जाते हैं केमिकल मेथड पे। चलिए देखते हैं केमिकल मेथड क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम वाले न्यूमेरिकल लिख लें। लिखें, विक्टर मेयर विधि द्वारा एक वाष्पशील यौगिक का वाष्प घनत्व और अणुभार निकालने के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए हुए हैं। यौगिक का भार 0.1133 ग्राम, ग्रेजुएटेड ट्यूब यानी आसांकित नली में एकत्रित वायु का आयतन 22.8 ml, वायु का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नली का दाब 750 mmHg, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प का दाब 13 मिलीमीटर। ठीक है, इन आंकड़ों से यौगिक का वाष्प घनत्व और अणुभार की गणना कीजिए।
ये इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले, अपना देख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख ले रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप जो है देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि विक्टर मेयर मेथड अप्लाई करना है, यानी PV = nRT अप्लाई करना है। जो जो कुछ दिया हुआ है इसको लिख लिया जाए और फिर PV = nRT अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। देखिए आपको गैस का वाष्प दाब दिया हुआ है ना, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब ऑफ गैस, गैस का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 750 है ना, कितना दिया हुआ 750 mmHg। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, जल का कितना दिया हुआ है 13 mmHg, कितना दिया हुआ 13 mmHg, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कुछ भी दिया है, और दिया हुआ है यौगिक का भार, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यौगिक का भार और वॉल्यूम, ठीक है। वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया है 0.1133 ग्राम, ठीक। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 22.8 ml, 22.8 ml। देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे अभी फॉर्मूला अगर देखो तो PV = W/m × RT। आप जानते हो W/m कहाँ से आया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालते हैं, तो W/m वहाँ से आ जाता है। वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। हम क्या निकालने चल रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट निकालने चल रहे हैं और वेपर डेंसिटी निकालने चल रहे हैं। तो देखा जाए फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है, एक काम और यहाँ पर कर लेना चाहिए पहले से ही। क्या कर लेना चाहिए, इसको mmHg को ATM में कन्वर्ट कर दिया जाए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 760 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ क्या करना है, और इसके साथ साथ आपको ये करना है कि जो टेम्परेचर है इसको केल्विन में चेंज कर लिया जाए। 273 ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2, ठीक है 288, ठीक है ना, सही है, तो 288 हो गया। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, हाँ एक पॉइंट ये है, देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि जब वहाँ पर आप अगर विक्टर मेयर ऑपरेटर्स को देख रहे होगे तो वाटर वहाँ पर वाटर क्या कर रहा था, वेपराइज हो रहा था, वो भी साथ में वेपराइज हो रहा था क्योंकि उसी को हीट किया जा रहा था, ठीक है। डायरेक्ट हीटिंग तो हो नहीं रही थी, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो भी आ जाता है, कहाँ से, ये जो आपकी पासिंग ट्यूब गुजरती है किससे, वाटर से गुजरती है, वाटर के ऊपर ही तो ये इकट्ठा हो रही है, तो पासिंग ट्यूब वाटर से गुजर रही है, तो वाटर का भी कुछ अमाउंट आ सकता है, ठीक है, आता ही है। तो इसमें क्या कर लेना है, पहले ही इसको क्या कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए। तो हम क्या कर ले रहे हैं, ड्राई गैस प्रेशर, ठीक है, ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा ये देख लेते हैं। तो हम 750 से माइनस कर देते हैं कितना 13, ठीक 732 mmHg है अभी, ठीक है, mmHg डिवाइडेड बाई 760, ओहो ये भी 2 लिख दिया था ना, इसीलिए दिक्कत हुई। 737/760, तो ये mmHg से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब वैल्यू जो है, जो आ चुकी वैल्यू है, इसको आराम से पुट किया सकता है, तो पुट कर देते हैं। लिखते हैं P की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 737/760 मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू कितनी लिखेंगे, V की वैल्यू इतनी ml दी हुई है, ml को किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर में। अभी बता भी दे रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना झंझट काहे कर रहे हैं हम लोग। W कितना दिया हुआ है 0.1133 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये निकालना ही है हमको, इनटू R की वैल्यू कितनी रखी जाए, R की वैल्यू रखी जाएगी 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। क्या दिया हुआ है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पर देखो वैल्यू किस में दी हुई है, वॉल्यूम की, लीटर में दी हुई है, यहाँ पर भी क्या कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ATM में प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर इसको ATM में कन्वर्ट कर लिया। बात क्लियर हुई ना, इस वजह से ऐसा करना पड़ा हमें,
ठीक। और टेम्परेचर कितना है, केल्विन में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, सब कुछ क्लियर हो गया। m को यहाँ ले आते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.1133 इंटू 0.0821 इंटू 288 इंटू 1000 इंटू 760 अपॉन 22.8 मल्टीप्लाइड बाई 737। ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। ठीक है। और इसका आंसर जो आएगा 121.37 के आसपास होगा। ठीक। तो ये आ गया क्या, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। मॉलिक्यूलर वेट आ जाने के बाद वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगी, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लिखिए, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए 121.37 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ठीक है 60.685, ये आएगा आपका वेपर डेंसिटी आ गई, बात खत्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में। अब आप क्वेश्चन पूरी तरह से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देख रहे होगे तो क्वेश्चन किस पे है, हाफ मैन मेथड पे दिया हुआ है। हाफ मैन मेथड में लिखा हुआ है कि एक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प घनत्व और अणुभार यानी वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर, फिर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है, कंपाउंड का वेट दिया हुआ है आपको 0.338 है ना, 0.338 ग्राम इतना दिया हुआ है आपको कंपाउंड का वेट। कंपाउंड का वेट के बाद और क्या दिया हुआ है, और वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है, 109.3 ml, इतना वॉल्यूम दिया है। इसको चेंज कर लो तुरंत लीटर में। ठीक है, क्या हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो लिख सकते हो 0.3 लीटर। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद अगला देखते हैं क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज कर लेते हैं 273 ऐड कर दिया जाए तो 0.5। ठीक है, ठीक 72.5 केल्विन इतना आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों को प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 746.9 प्रेशर दिया हुआ है, 746.9 mmHg। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एटीएम में कन्वर्ट कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 760 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। और उसके बाद फिर फाइनल, फिर अच्छा यहाँ पर तो एक और चीज़ दी हुई है, कह रहा है कि बैरोमीटर की ट्यूब में जो है इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट दिया हुआ है। तो ये हाइट, चलो खैर प्रेशर ही मान सकते हो, P1 मान लो, उसके बाद अगले वाले को P2 मान लो। P2 कितना दिया हुआ है हम लोग को, P2 दिया हुआ है 283.4 mmHg। ठीक है, तो P1 माइनस P2 कर देंगे। P की वैल्यू अगर निकालनी डेल्टा P, तो वैसे P2 माइनस P1 करना चाहिए, लेकिन वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो माइनस में रखना नहीं है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 माइनस P2 कर रहे हैं। ठीक, 746.9 माइनस 283.4। ठीक, ये आ गया किसमें, mmHg। कन्वर्ट कर दिया जाए, 760 से डिवाइड कर देंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीएम में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब करना क्या है, निकालना क्या है, हमको निकालना है हम लोगों को फिर से वही मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए। P की वैल्यू कितनी आई, 436.5 अपॉन 760 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, 0.1093 लीटर। वेट कितना दिया हुआ है कंपाउंड का, 0.338 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना ही है। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर 372.5। ठीक है, केल्विन।
मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए 0.338 इंटू 760 इधर से ले आते हैं इंटू 0.0821 इंटू 372.5 अपॉन 436.5 इंटू 0.1093। इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो कर दीजिए। 154.37 ये इसका आंसर आएगा। ठीक, अब वेपर डेंसिटी निकालनी, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 हो जाएगा। तो 154.37 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2, तो 2 ठीक, ये इसका आंसर आ गया। तो वेपर डेंसिटी आ गई, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से आता होगा, अच्छे से तो सभी को आता है। मेन चीज़ ये है कि कितनी जल्दी कर लेते हो, बस इतनी सी बात है। जल्दी कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका।